हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एविडेंस यानी कि साक्ष्य। साक्ष्य है क्या, कितने प्रकार का होता है और ये कहाँ पे यूज होता है। आइए देखते हैं साक्ष्य है क्या। साक्ष्य अनेक रूप में प्रचलित शब्द है, जैसे प्रमाण, सबूत इत्यादि को कहते हैं साक्ष्य। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको एविडेंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा से लिया गया, एविडेंस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना या दिखाना या निश्चित करना, जिसको एविडेंस कहते हैं। अब हम अगर बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य से अभिप्रेत उनके अंतर्गत आते हैं वह सभी कथन जिसके विचाराधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने आमने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। और इसके साथ में एक बिंदु पर हम और बात करेंगे। जैसे कुछ लोग के दिमाग में सवाल होता है, क्या शपथ पत्र को भी हम साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। शपथ पत्र को साक्ष्य नहीं माना गया या साक्ष्य तभी हो सकता है जब न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए। समाचार पत्र की रिपोर्ट को भी साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। साक्ष्य के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, साक्ष्य अनेक प्रकार के होता है। पहला, इसमें टोटल 10 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। पहला, प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, गौण साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायिक साक्ष्य, न्यायोत्तर साक्ष्य। अगर हम बात करते हैं जो प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, तो प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो जो होता है वो विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायालय भी प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रमाणिक मानता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में यह कहा गया है कि प्रत्येक मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए। अब अगर हम दूसरी बात इसमें, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को जैसे क ने खा की हत्या करने का आरोप है और जो कि ग ने उसको हत्या करते हुए देखा, तलवार से वार करते हुए देखा, इसको प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है जो क्या सर्कमटेंस एविडेंस होता है। जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, तब ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मतलब जो सर्कमटेंस साक्ष्य होता है का सहारा लिया जाता है। जैसे क ने खा की हत्या का आरोप है और क एवं खा के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। घटना के बाद का को जंगल की ओर भागते हुए देखना या कपड़ों पर रक्त के दाग या हत्या के होने के बाद में या होने के समय गांव से गायब हो जाना, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य का जीता जागता उदाहरण है। इसके बाद जो तीसरा साक्ष्य आता है वो प्राथमिक साक्ष्य आता है। तीसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य के प्रकार प्राथमिक साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य का सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। न्यायालय द्वारा ऐसे साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है और प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। इस प्रकार के साक्ष्य को प्राय किसी दस्तावेज से मूल प्राप्ति से, जैसे क एवं ख के बीच किसी भूखंड को लेकर विवाद था और उसमें रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख मूल्यता ये सब प्रस्तुत जो भी डॉक्यूमेंट उसमें पेश होते हैं वो आपका प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। जैसे इनकम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, यह प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। बैंक स्टेटमेंट हो गया। गौण साक्ष्य, जब किसी तथ्य के बारे में प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता तो गौण साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। इसे द्वितीयक साक्ष्य भी कहते हैं। यह सक्षम कम विश्वसनीय होता है तथा न्यायालय द्वारा इसे संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। मूल दस्तावेज के प्रमाणित प्रतिलिपि, जो फोटोकॉपी होती है वो भी प्रमाणित होती है, उसको द्वितीय साक्ष्य की श्रेणी में रखा जाता है। मूल दस्तावेज से मिलान की गई बनाई गई प्रतिलिपि, ठीक है। इसके बाद जो आपका 5वां साक्ष्य आता है वो एविडेंस आता है, वो होता है वास्तविक रियल साक्ष्य। वास्तविक साक्ष्य यह साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं उसे देखकर अपने इंद्रियों से भी सही अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए का पर खा की तलवार से हत्या करने का आरोप है। न्यायालय के समक्ष तलवार तथा खा के रक्त रंजित कपड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, तलवार प्रस्तुत किया जाता है, वो अवास्तविक साक्ष्य है। अनुश्रुत साक्ष्य, इसे कहते हैं सुना सुनाई साक्ष्य। जैसे कोई कहे मैंने सुना है कि फलाना फलाने के घर में उनके यहाँ चोरी कर रहा था, या ए ने बी के घर में चोरी किया, गा ने ऐसा किसी के मुंह से कहते हुए सुना। इसके बाद आपका आता है 7वां
आता है मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे साक्ष्य है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दी जाती है। ऐसे साक्ष्य के प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात मौखिक सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य किसी भी निकट संबंधी का भी हो सकता है। इसरार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि साक्षी का रिश्तेदार या हितवत मात्र होना उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय माने जाने का कारण नहीं हो सकता। उसके बाद आता है दस्तावेजी। 8वां, जब किसी साक्ष्य को साबित करने के लिए तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में कोई दस्तावेज, लेख, विलेख, प्रलेख आदि प्रस्तुत किया जाता है, उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति की आयु तथा जन्म तिथि या ये सारी चीज़ें होती हैं, ये साक्ष्य के रूप में आते हैं। टेप रिकॉर्डर, दस्तावेज भी आते हैं, बट ये बड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जब तक उसको लाइब्रेरी में या मतलब जो प्रयोगशाला होता है वहाँ पर उसको प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक उसको साक्ष्य के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, चाहे कोई वीडियो हो या कुछ भी हो या रिकॉर्डिंग हो। तो ये आपका था दस्तावेजी साक्ष्य। न्यायिक साक्ष्य क्या होता है? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी हो, न्यायिक साक्ष्य कहलाता है। न्यायिक साक्ष्य सदैव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य होता है, न्यायालय अभिलेख पर रहता है। जो 10वां जो लास्ट साक्ष्य है वो न्यायोत्तर साक्ष्य है, जो अभिप्राय ऐसे है जो न्यायालय के समक्ष नहीं दिया जाकर अन्य किसी स्थान पर या अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष दिया जाता है या कथन किया जाता है कि उदाहरण, का ने अपने मित्र खा के यहाँ कहता है कि उसने घा के घर चोरी की है। ये न्यायोत्तर साक्ष्य है। न्यायोत्तर साक्ष्य में न्यायोत्तर संस्वीकृति भी सम्मिलित है, हालांकि यह सारभूत नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।